हेलो क्लास, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ पार्टिकल, बिहेव ऑफ पार्टिकल ऑन सरफेस ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर के सरफेस पे प्रेजेंट पार्टिकल के बिहेवियर को जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? आपका सरफेस केमिस्ट्री है। ठीक है ना? तो सरफेस के पार्टिकल के बिहेवियर को क्यों पढ़ना पड़ता है? क्यों नहीं हम किसी भी मैटर के बल्क के पार्टिकल के बिहेवियर को पढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग समझते हैं उसको। अगर हम कोई एक मैटर लेते हैं, हमारे पास एक ये मैटर है, इस मैटर में एक पार्टिकल इसके बल्क में है, दिस इज द बल्क पार्टिकल। और अगर सेम इसी साइड में हम सेम मैटर लेते हैं और उसी मैटर के एक पार्टिकल को हम लोग कहाँ रखते हैं? सरफेस पे रखते हैं। अगर हम किसी को बल्क में रखेंगे, मतलब बीचों बीच रखेंगे, अंदर रखेंगे, तो देखेंगे उस पर लगने वाले सारे फोर्स की वैल्यू क्या होगी? आपकी बैलेंस होगी। कैसे बैलेंस होगी? देखिए, अगर ये जितना नीचे फोर्स लगाएगा उतना ही क्या लगाएगा? आपका ऊपर फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपका यहाँ पे एक पार्टिकल क्या होगा? आपका प्रेजेंट होगा। अगर ये इधर राइट साइड में कुछ फोर्स लगाता है तो सेम अमाउंट में फोर्स कहाँ लगाएगा? आपका लेफ्ट साइड में लगाएगा। तो राइट साइड पे फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक पार्टिकल, लेफ्ट साइड के फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक और पार्टिकल, ऊपर के फोर्स को बैलेंस करने के लिए नीचे आपके एक पार्टिकल। तो अगर आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस बल्क के पार्टिकल को, ब्लैक सर्किल को ध्यान से देखिए। अगर हम इस ब्लैक सर्कल को ध्यान से देखते हैं तो ये बल्क का जो पार्टिकल है, इस पे लगने वाला ऑल फोर्स क्या है? आपका ऑल फोर्स बैलेंस है। सारा का सारा फोर्स कैसा है? आपका बैलेंस है। वहीं अगर हम किसी भी मैटर के सरफेस के पार्टिकल को देखते हैं तो सरफेस के पार्टिकल को ध्यान से देखिए। सरफेस के पार्टिकल के राइट साइड में एक फोर्स अगर कोई लग रहा है तो यहाँ आपका एक पार्टिकल ये इसको बैलेंस कर लेगा। अगर आप लेफ्ट साइड में आपका एक फोर्स लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए एक दूसरा पार्टिकल है। अगर आपका नीचे एक कोई फोर्स लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई भी पार्टिकल नहीं है। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई भी पार्टिकल नहीं है। तो आप खुद ही एज्यूम कर सकते हो कि आपका जो सरफेस का पार्टिकल होगा, इसी अनबैलेंस फोर्स की वजह से एक एनामलस बिहेवियर शो कर सकता है। क्योंकि बल्क के पार्टिकल पे लगने वाले सारे फोर्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो जा रही है? आपकी जीरो हो जा रही है। लेकिन सरफेस के पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड की सारी वैल्यू जीरो नहीं हो रही है। इसीलिए अगर हम कोई मैटर लेते हैं तो उस मैटर के सरफेस का पार्टिकल एक एनामलस बिहेवियर करता है। और इसी एनामलस बिहेवियर को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है? आपका सरफेस केमिस्ट्री। तो ये मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। ये इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि अनबैलेंस फोर्स अकर एट सरफेस पार्टिकल। सरफेस पार्टिकल पे एक अनबैलेंस फोर्स लगने की वजह से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, जिस चैप्टर को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या? हमारा पूरा चैप्टर आपका 3 टॉपिक से मिलके बना है। सरफेस केमिस्ट्री में हम 3 टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो है आपका एडजॉर्प्शन पढ़ाऊंगा आपको। दूसरा जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वो टॉपिक है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। और थर्ड टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों से रिलेटेड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैटालिस्ट कहते हैं। तो 3 टॉपिक आपका इस चैप्टर के अंदर आता है। तो 1 बाय 1 हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ना क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं जो आपका है क्या? एडजॉर्प्शन। अब देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं, उसको जानने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी को ध्यान से समझते हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चन कभी कभी डिफिनीशन से भी
आपके एग्जाम में आ जाता है, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हो, यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जो टर्म आप सुन रहे हो सकता है पहली बार सुन रहे हो इस चैप्टर में, लेकिन एक टर्म आपके साथ बहुत फैमिलियर है, जो टर्म क्या है आपका, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम कोई एक मैटर लेते हैं, कोई भी एक मैटर है, और अगर इस एक मैटर में किसी एक पार्टिकल को लेके आते हैं, वो पार्टिकल इसके बल्क में एंटर कर जाता है। कहाँ एंटर कर जाता है बेटा, बल्क में एंटर कर जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एंड एब्जॉर्प्शन इज द बल्क फिनोमिनन। ये है क्या, ये आपका एक बल्क फिनोमिनन है, जिसको हम लोग इस चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग बिल्कुल भी इस पे फोकस नहीं करेंगे एब्जॉर्प्शन पे। आप सब लोग एब्जॉर्प्शन टर्म जानते हो, लेकिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, एडजॉर्प्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो एडजॉर्प्शन है क्या, एड से याद रखिएगा, इट इज द सरफेस फिनोमिनन, इट इज द सरफेस फिनोमिनन। ये आपका एक सरफेस पे होने वाला क्या है, ये आपका एक सरफेस पे होने वाला बेटा क्या है, प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस, इन विच प्रोसेस वन सब्सटेंस occupied the surface of other substance। मतलब समझिए, इस सरफेस फिनोमिनन में एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस को क्या करता है, ऑक्युपाई करता है, और इसी प्रोसेस को या इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो एडजॉर्प्शन किसको कहते हैं, फिर से मैं रिपीट करता हूं वंस अगेन, द प्रोसेस इन विच one substance, one particle, one molecule occupied the surface of other molecule is called adsorption। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। मैं फिर से लिख देता हूं, द फिनोमिनन, या इट इज द सरफेस फिनोमिनन, द प्रोसेस, या मैं लिख देते हैं द प्रोसेस इन विच one substance occupied surface of other substance and this is called adsorption। समझ में आ गया होगा आपको। मैं यहाँ आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारे पास एक कोई मैटर है, यहाँ मैंने एक कोई मैटर लिखा, अब इस मैटर का ये डार्क वाला साइड में, जिसको मैं क्या कहता हूँ, इसको सरफेस बताता हूँ। इसके चारों तरफ एक सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ मैटर। और इसी मैटर के सरफेस पे कोई दूसरा सब्सटेंस, ये रेड कलर का मैं बना देता हूँ, इसने इसके सरफेस को क्या कर लिया है, इसने इसके सरफेस को ऑक्युपाई कर लिया है। तो इस फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, द फिनोमिनन और प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस ऑक्युपाइड द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं, आपने पढ़ रखा होगा आपने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। जिस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हम लोग कैटालिस्ट यूज करते हैं NiPT_PD। तो ये NiPT_PD जो होता है, NiPT_PD, ये कुछ भी ले लो, Na है या PT है या PD है, इसके सरफेस पे हाइड्रोजन गैस आपका होता क्या है, इसके सरफेस पे हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हुआ होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो होपफुली आप एडजॉर्प्शन समझ गए होंगे। एडजॉर्प्शन के बाद दो टर्मिनोलॉजी आपको बहुत विशेष ध्यान देना है कि एडजॉर्बेंट क्या है एंड एडजॉर्बेट क्या है। दो टर्मिनोलॉजी आपको और ध्यान में रखना है। एक टर्म है एडजॉर्बेंट, मैं यहां लिख देता हूं, एक टर्म है एडजॉर्बेंट और एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट कहते हैं।
तो ये एक टर्म निकल के आया आपका एडजॉर्बेंट और दूसरा टर्म निकल के आया आपका क्या, एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेंट क्या होता है, इन दोनों में से जिसने सरफेस ऑक्यूपाई कर रखा है, इसको जिसने सरफेस ऑक्यूपाई कर रखा है, कहने का मतलब जो हाइड्रोजन गैस है, एग्जांपल जो लिया था, जो हाइड्रोजन गैस है वो एडजॉर्बेट का काम करेगा, और जिसने सरफेस प्रोवाइडर जो होगा वो एडजॉर्बेंट का काम करेगा। तो एडजॉर्बेंट ये हो जाएगा, ये अंदर वाला जिसने सरफेस प्रोवाइड किया है इसको एडजॉर्बेंट कहेंगे बेटा, और जिसने सरफेस ऑक्यूपाई किया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एडजॉर्बेट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एडजॉर्बेट क्या होता है तो आपको बताना है द मॉलिक्यूल और सब्सटेंस, या हम कह सकते हैं यहाँ पे द मॉलिक्यूल और सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइड द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एडजॉर्बेट, एंड द मॉलिक्यूल और सब्सटेंस दैट प्रोवाइड द सरफेस फॉर एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। जो सरफेस प्रोवाइडर होगा उसको हम लोग सरफेस, जो सरफेस प्रोवाइडर है बेटा इसको हम लोग एडजॉर्बेंट कहेंगे, और जो सरफेस ऑक्यूपाइड करता है, जो ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट कहते हैं। तो जो सॉरी जो आया उसको एडजॉर्बेट कहेंगे, और जो प्रोवाइड किया उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट। जैसे आप अपने चेहरे पे जब पाउडर वाउडर लगाते हो सुंदर दिखने के लिए, तो जो पाउडर आप चेहरे पे लगाते हो वो पाउडर क्या है, वो पाउडर है एडजॉर्बेट, और जो आपका चेहरा है वो है क्या, एडजॉर्बेंट, क्योंकि वो पाउडर आपके स्किन के अंदर नहीं जा रहा है, वो पाउडर आपके केवल और केवल क्या लग रहा है, सरफेस पे रुक रहा है, केवल सरफेस फिनोमिनन है, सिंपल। तो कौन एडजॉर्बेट है, कौन एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, होपफुली आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। एक और टर्म समझते हैं, एक और टर्म समझते हैं। आपने समझा कि एब्जॉर्प्शन आपका एक बल्क फिनोमिनन होता है, एडजॉर्प्शन आपका एक सरफेस फिनोमिनन होता है, लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल में अगर दोनों प्रोसेस एक साथ होने लगे तो पॉसिबल है कि एडजॉर्प्शन भी हो जाए और एब्जॉर्प्शन भी हो जाए। मतलब आपने चेहरे पे कोई ऐसा क्रीम या पाउडर लगाया जिसके कुछ मॉलिक्यूल आपके स्किन के अंदर भी एंटर कर सकते हैं, और उसका कोई मॉलिक्यूल स्किन के अंदर एंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा जो स्किन का सरफेस है वो आपका है कैसा, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है। वाटर मतलब इसके सरफेस से जो मेम्ब्रेन है, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, आपका ट्रिपल लेयर होता है, जो अपर लेयर है वो आपका लिपिड का बना होता है, बीच वाला प्रोटीन का, फिर लिपिड का, ऐसा कुछ करके लेयर होता है। सिंपल समझिए, अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक मैटर है और इस मैटर पे बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ये सारे गैस मॉलिक्यूल हैं, दीज आर द गैस मॉलिक्यूल दैट adsorb at their surface, but at the same time some gas molecule, if the some gas molecule enter in the bulk, अगर कुछ गैस मॉलिक्यूल बल्क में भी जा रहे हैं, मान लो कुछ मॉलिक्यूल बल्क में चले गए, कुछ मॉलिक्यूल बल्क में चले गए, और मैक्सिमम मॉलिक्यूल या मैक्सिमम पार्टिकल आपके सरफेस पे रह गए, या मिनिमम पार्टिकल आपके सरफेस पे रह गए। कहने का मतलब जब दोनों प्रोसेस एक साथ हो तो हम क्या करते हैं, देख लीजिए, एब्जॉर्प्शन जो बल्क फिनोमिनन है, एडजॉर्प्शन जो सरफेस फिनोमिनन है। अब दोनों प्रोसेस साथ में हो रहा है तो इन दोनों को, ये दो बातें हम यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे, और इसको हटाने के बाद देख सकते हो दोनों में एक बात कॉमन हो रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सॉर्प्शन कहते हैं। इफ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली, दिस इज कॉल्ड सॉर्प्शन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉर्प्शन कहेंगे। अगर दोनों प्रोसेस एक साथ होता है
तो ये हमारा एक टर्मिनोलॉजी निकल के आएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सॉर्प्शन कहते हैं। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बात, एक और छोटी सी टर्मिनोलॉजी रह जा रही है जिसको मैं बताता हूं, जिसको कहते हैं डीसॉर्प्शन। डीसॉर्प्शन, डीसॉर्प्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ सरफेस पार्टिकल। अगर हम सरफेस पार्टिकल को क्या करते हैं, इस पार्टिकल को यहां से हटाए, इस पार्टिकल को यहां से हटाए, इस पार्टिकल को, जो पार्टिकल है उसको एडसॉर्बेट कहते हैं। रिमूवल ऑफ एडसॉर्बेट एट द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट के सरफेस से अगर हम लोग एडसॉर्बेट को हटाते हैं, किसी भी प्रोसेस से हटाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड डीसॉर्प्शन। तो होपफुली जो टर्मिनोलॉजी मैंने बताई है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एडसॉर्प्शन क्या होता है, डीसॉर्प्शन क्या होता है, सॉर्प्शन क्या होता है, एडसॉर्बेंट क्या होते हैं, एडसॉर्बेट क्या होता है, होपफुली आपको बढ़िया से समझ में आया। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आता है 100%। उसमें मतलब एक होता है क्वेश्चन कि आपका 90% आए, एक क्वेश्चन होता है 95% आए, और ये क्वेश्चन होता है आपका 100% आए। तो सरफेस केमिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, जो है आपका थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट। जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट ऑन एडसॉर्प्शन। तो उसको पहले पढ़ने से पहले कुछ थर्मोडायनेमिकल जो क्वांटिटीज हैं उसको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट। थर्मो इसमें कुछ चीजें हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा। कुछ चीज़ों में हमको क्या देखना है, हमको देखना है डेल्टा एच, जिसको हम लोग कहते हैं इंथैल्पी चेंज, होपफुली आपने पढ़ा होगा। हमको देखना है क्या, डेल्टा एस, जिसको कहते हैं एंट्रोपी चेंज, ये भी आपने पढ़ा होगा, फिर भी हम रिकॉल करेंगे। और एक होता है डेल्टा जी, जिसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, एंट्रोपी चेंज, इंथैल्पी चेंज हम बहुत डिटेल में नहीं जानेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जानने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल भी जानने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। इंथैल्पी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इंथैल्पी को बेटा हम लोग कैसे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जानेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे। इंथैल्पी है क्या, इंथैल्पी H इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंथैल्पी कहते हैं। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी डेल्टा एस, जो बताता है किसको, रेंडमनेस को ऑफ सिस्टम। गिब्स एनर्जी डेल्टा जी क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रहा हूं। गिब्स एनर्जी होता है द टोटल अवेलेबल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम के पास जो अवेलेबल एनर्जी होता है, जो बची हुई एनर्जी होती है यूजफुल वर्क के लिए, अच्छे कामों के लिए, यूजफुल वर्क जो भी हम कर रहे हैं उसको अच्छे कामों को करने के लिए जो एनर्जी हमारे पास होती है उसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, गिब्स एनर्जी कहते हैं, जो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये आपको थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ा थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जानना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है। अब देख लीजिए, इतना हम लोग जानते हैं कि अगर डेल्टा एच, अगर इंथैल्पी चेंज की वैल्यू नेगेटिव आती है, कहने का मतलब है डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1 होता है, और इंथैल्पी चेंज नेगेटिव तब आएगी जब ये वैल्यू आपकी कम होगी और ये वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है कि प्रोसेस कैसा हुआ है, एक्सोथर्मिक हुआ है।
एक्सोथर्मिक का मतलब कुछ अमाउंट में हीट क्या हुई है आपकी, रिलीज हुई है। और अगर यही डेल्टा एच की वैल्यू किसी भी वजह से पॉजिटिव आ जाती है, मतलब H2 माइनस H1 में कहा जाए H2 इज ग्रेटर देन H1 और यहाँ हो रहा है H2 इज लेस देन H1, इस प्रोसेस में ये डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। और इंथैल्पी चेंज की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब है कि आपका ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है कैसा, ये है आपका एंडोथर्मिक। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आई होगी इंथैल्पी का। इंथैल्पी को आप और बेटर डिफाइन कर सकते हैं, इंथैल्पी मींस हीट ट्रांसफर। तो अगर डेल्टा क्यू की भी वैल्यू पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक है, डेल्टा क्यू की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है। तो सिंपल बात, हमको केवल इतना समझना है भैया कि अगर डेल्टा एच आपका नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक, वैल्यू पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक। बस नेगेटिव का बिल्कुल मतलब नहीं कि एनर्जी कम हुई है, इंथैल्पी कम हुई है, इंथैल्पी बढ़ी है। सिंपल सी बात है, जब एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक, जब एनर्जी एब्सॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक। ये आपका इंथैल्पी है। दूसरा, इसके बाद मैं मिटाता हूं इसको, एक मिनट, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है ना। इंथैल्पी के बाद एंट्रोपी की बात करते हैं। एंट्रोपी मतलब होता है रेंडमनेस ऑफ सिस्टम। कोई सिस्टम जितना ज्यादा अनऑर्गेनाइज होगा, यहां टर्म यूज करते हैं अनऑर्गेनाइज, उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। और कोई सिस्टम जितना ऑर्गेनाइज होगा उसकी एंट्रोपी उतनी क्या होगी, कम होगी। मतलब अगर आप अपने कमरे में पूरा सामान बिखेर देते हो, सारा कॉपी किताब सब कुछ, तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सबको ऑर्गेनाइज अपनी जगह पर रख देते हो तो एंट्रोपी की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एंट्रोपी जस्ट रेंडमनेस। बहुत डिटेल में जाने के लिए आपको थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर देखने पड़ेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा देखते हैं रेंडमनेस ऑफ सिस्टम। और अगर मेरे पास एक गैस है, एक लिक्विड है और एक सॉलिड है, तो आप सबको पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि अगर हम गैस के पार्टिकल के बारे में बात करते हैं तो गैस के पार्टिकल तो हाईली अनऑर्गेनाइज होते हैं, पूरी तरह से रैंडम एनर्जी करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर इसकी एंट्रोपी की बात करेंगे, एंट्रोपी ऑफ दिस गैस, और अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल थोड़े ऑर्गेनाइज होते हैं, एंट्रोपी ऑफ दिस लिक्विड। और अगर हम इसकी बात करेंगे सॉलिड की, तो पार्टिकल बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, तो ये एंट्रोपी ऑफ सॉलिड हो जाएगा, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो जो जितना ज़्यादा रैंडम उसकी एंट्रोपी उतनी क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर हम अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, और अगर हम ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज की तरफ जाते हैं तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब समझिए, मेरा मतलब बढ़िया से समझिए। अगर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आता है, अगर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आता है तो हम क्या कहेंगे, S2 माइनस S1। समझिएगा आप, डेल्टा एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तब भी हम लोग क्या कहेंगे, S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 का समझिए, एक कोई मैटर है जिसकी एंट्रोपी S1 है, किसी भी प्रोसेस के थ्रू इसकी एंट्रोपी किसकी हो गई, S2 हो गई। अब हम चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस S2 माइनस S1 फाइंड कर रहे हैं। ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब ये वैल्यू क्या है आपकी, ये S2 कम है और S1 क्या है आपका, ज्यादा है। S2 कम है और S1 क्या है आपका, ज्यादा है। मतलब क्या है कि अगर रेंडमनेस ज्यादा तो एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा, और अगर रेंडमनेस कम तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मतलब ये कम है, कम होने का मतलब ये क्या है आपका, ये कम होने का मतलब ये है, और ये ज्यादा होने का मतलब क्या, ज्यादा होने का मतलब ये रेंडमनेस ज्यादा है, और कम होने का मतलब यहाँ रेंडमनेस क्या है आपका, कम है। तो यहाँ रेंडमनेस ज्यादा है, यहाँ रेंडमनेस कम है। तो अगर कम को ज्यादा से माइनस करोगे तो आने वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बेटा,
बताओ, अगर हम कहते हैं कि 5 माइनस 10 तो आंसर कितना होगा आपका, -5 होगा कि नहीं होगा? सिंपल। तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी। सेम अगर मैं कहता हूं कि S2 आपका ज़्यादा है और S1 आपका क्या है, कम है, तो ये ज़्यादा है कि सिस्टम आपका रैंडम हो गया, बहुत ज़्यादा रैंडम हो गया। तो S1 आपका कैसा था, आपका रैंडमनेस कम था, और S2 आपका रैंडमनेस बढ़ गया। अब देखेंगे ये वैल्यू 10 हो गई, ये वैल्यू 5, तो आंसर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। मतलब अगर ध्यान समझिए, अगर आप ये कम है ये ज्यादा है, मतलब यहां रैंडमनेस, यहां आपका रैंडमनेस, और ये आपका कम है ये ज्यादा है, तो रैंडमनेस डिक्रीज हो रहा है। रैंडमनेस क्या कर रहा है भाई, डिक्रीज कर रहा है। मतलब ध्यान समझ पा रहे हो ना आप लोग? अगर मैं कहता हूं कि डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉलिक्यूल आपके कैसे हैं, अनऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो डेल्टा एस नेगेटिव का मतलब रैंडमनेस बढ़ रहा है, और डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब रैंडमनेस क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एंट्रोपी कहते हैं। तो बहुत डिटेल में नहीं, फिर भी हमने थोड़ा 5 मिनट आपका दिया टाइम। अब देख लो थोड़ा सा लास्ट जो बचा है जिसको मुझको समझाना है आपको, वो है क्या, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इसमें। डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, किसी भी तरह से गिब्स एनर्जी है। डेल्टा जी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो सकती है, डेल्टा जी की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, और डेल्टा जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब है, नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, और 0 का मतलब क्या है। पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव 0 का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, और ये नेगेटिव का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस। तो ये नॉट फिसिबल, अगर किसी भी तरह से डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो आपका ये प्रोसेस होगा ही नहीं, नेगेटिव आ गई तो स्पॉन्टेनियस है, 100% फिसिबल है, प्रोसेस हो सकता है। 0 पे भी प्रोसेस होगा, लेकिन हमारा वहां क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो एक बार समराइज कर देता हूं जो फ्री एनर्जी बताया। डेल्टा जी की वैल्यू, अगर एच की वैल्यू नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक, ये मैंने बताया। डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है तो रैंडमनेस क्या कर रहा है भैया, डिक्रीज कर रहा है। डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो रैंडमनेस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यही थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट देखने हैं, आपको बताने हैं कि एडजॉर्प्शन में क्या होता है। एडजॉर्प्शन में आपका कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, एडजॉर्प्शन में कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है, और एडजॉर्प्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए। तो थर्मोडायनेमिकल कंडीशन या थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट फॉर एडजॉर्प्शन हम लोग देखते हैं। लेट स्टार्ट। देखिए एडजॉर्प्शन में होगा क्या, देखिए पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं इंथैल्पी चेंज, डेल्टा जी। केवल ऐसे थ्योरेटिकली समझते हैं हम लोग, थ्योरेटिकली समझते हैं, कोई वैल्यू नहीं लाऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच के बारे में हम लोग बात करेंगे। सरफेस के पार्टिकल, सरफेस के पार्टिकल देख लो, ये मेरा एक मैटर है, इस मैटर पे आपका एक सरफेस का पार्टिकल है, जिस सरफेस के पार्टिकल पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स आपका बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। मतलब अगर इसके सरफेस पे कोई एक पार्टिकल आता है, ध्यान से समझिएगा, ये मेरा एक मैटर है, इस मैटर के सरफेस पे अगर कोई ये मेरा गैस मॉलिक्यूल है, दीज आर द गैस मॉलिक्यूल, और अगर ये गैस मॉलिक्यूल किसी वजह से इसके सरफेस पे आता है तो आप देखिए कुछ पिक्चर ऐसा होगा, द डायग्राम इज लाइक दैट, कि आपका ये मैटर का सरफेस का पार्टिकल और इसके सरफेस पे आपका एक गैस मॉलिक्यूल आया है, सिंपल। तो अगर दो मॉलिक्यूल पास आते हैं तो पास आने का रीजन सिंपल है, अट्रैक्शन।
जब भी पास आएंगे वहां क्या होगा आपका अट्रैक्शन होगा, और सब लोग जानते हो एवरी अट्रैक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब हर एक अट्रैक्शन में किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी जरूर क्या होगी आपकी रिलीज होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर इंथैल्पी चेंज की बात करते हैं किसके बारे में, एड्जॉर्प्शन के बारे में, अगर एड्जॉर्प्शन हो रहा होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू 100% क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है, क्योंकि एक जो हमारा एड्जॉर्बेट है वो एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे तभी आएगा जब दोनों के बीच में किसी तरह का क्या होगा अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। तो आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि इंथैल्पी चेंज अगर नेगेटिव है तो तभी एड्जॉर्प्शन हो रहा होगा, अगर इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होगा तो कभी भी एड्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिना अट्रैक्शन के एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी तरह का कभी भी कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। समझ लीजिए आप समझिए नेक्स्ट टॉपिक। डेल्टा एच मेरा क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। दूसरा जो टॉपिक हम लोग देखेंगे सेकेंड टॉपिक क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं एंट्रोपी। और एंट्रोपी रेंडमनेस को क्या करता है भैया, रेंडमनेस को बताता है। अब मैं कहता हूं कि ये मेरे गैस के मॉलिक्यूल थे, दीज आर द गैस मॉलिक्यूल। इमेजिन करिए, ये सपोज करो मेरा हाइड्रोजन गैस है, सिंपल सी बात है, जो गैस है उसका रेंडमनेस क्या होगा आपका बहुत ज्यादा होगा। और मैं कहता हूं कि ये मेरा S1 है, S1 स्टेट 1 पे, ठीक। और मैंने ये ले लिया एक कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट ले लिया रेड कलर से, यहां दिख नहीं रहा होगा थोड़ा, चलो यहां देखते हैं। ये मेरे पास एक गैस है, सॉरी ये हमारे पास एक सॉलिड है, गैस अनऑर्गेनाइज थे, गैस क्या थे अनऑर्गेनाइज थे। और यहाँ रेंडमनेस S1 ज्यादा था, कोई वैल्यू ले लो आप, 40 ले लो, 40 इज जस्ट वैल्यू। अब इस पार्टिकल को हमने क्या किया, ये इसके सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया। आप ध्यान से देखिए, ये जो हाइड्रोजन गैस है जो अनऑर्गेनाइज थे वो इस सॉलिड के सरफेस को क्या कर ली, ऑक्यूपाई कर ली। अब आप बताओ, ये जो अनऑर्गेनाइज पार्टिकल थे इस सॉलिड के सरफेस पे आके क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। जो भी शेप आपके इस सॉलिड का होगा उसी शेप को ऑक्यूपाई कर लेंगे। अदरवाइज आप जानते हो कि गैस के मॉलिक्यूल का कोई भी शेप नहीं होता है। तो अगर ये क्या हुआ, ये ऑर्गेनाइज हो गए तो इसकी एंट्रोपी S2 हो गई। अब एंट्रोपी S2 हो गई, यहाँ एंट्रोपी S1 40 है, तो एंट्रोपी S2 यहाँ कितनी होगी, कम ही होगी कि नहीं होगी, 30 होगी कि नहीं होगी, बोलो। एंट्रोपी कम हुई कि नहीं हुई, अनऑर्गेनाइज से मॉलिक्यूल कहाँ चले गए, ऑर्गेनाइज की तरफ चले गए। तो ऑर्गेनाइज की तरफ चले गए तो एंट्रोपी डिक्रीज कर गई कि नहीं कर गई। अब अगर हम देखेंगे डेल्टा S फाइंड करेंगे S2 माइनस S1, तो आप 30 माइनस 40 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, माइनस कितना आना है बेटा, -10 आना है। दैट मीन्स क्या है आपका, ये भी वैल्यू क्या आ गई आपकी, नेगेटिव आ गई। और नेगेटिव होगा तभी आपका एड्सॉर्प्शन हो रहा है, मतलब पार्टिकल, सिंपल सी बात है, जब ऑर्गेनाइज हो रहे हैं तभी आपका एड्सॉर्प्शन हो रहा है, अदरवाइज आपका एड्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो ये हमारा ये कंक्लूजन निकल के आया कि डेल्टा S अगर हमारा नेगेटिव है तो रेंडमनेस क्या हो रहा है आपका, रेंडमनेस डिक्रीज हो रहा है। और डेल्टा S अगर आपका पॉजिटिव आता है तो रेंडमनेस क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। लेकिन एड्सॉर्प्शन में तो रेंडमनेस क्या करता है आपका, डिक्रीज होता है। एड्सॉर्प्शन में आपका अनऑर्गेनाइज गैसियस मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज गैसियस मॉलिक्यूल की तरफ आगे क्या करते हैं आपके, बढ़ते हैं। तो डेल्टा S नेगेटिव हो गया, डेल्टा H नेगेटिव हो गया। अब डेल्टा G के बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। देख लीजिए भाई, नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं। थर्ड एस्पेक्ट डेल्टा G, जिसको गिब्स एनर्जी चेंज कहते हैं। गिब्स एनर्जी चेंज, अवेलेबल एनर्जी फॉर यूजफुल वर्क
इज कॉल्ड डेल्टा जी। अब देख लीजिए डेल्टा जी का हम लोग मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं और हम लोग देखते हैं हो क्या रहा है एडजॉर्प्शन में। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मतलब यहाँ जो टेम्परेचर यहाँ दिया गया है बेटा ये कांस्टेंट है। मतलब कहने का जो प्रोसेस हो रहा है वो किस कंडीशन में हो रहा है, आइसोथर्मल कंडीशन में हो रहा है। एकदम समझिएगा, क्योंकि टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से एडजॉर्प्शन के प्रोसेस पे चेंज आएगा, इसलिए जो टेम्परेचर है आपका वो 100% क्या है आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं वेरी लेस या वेरी लो, बहुत ही कम टेम्परेचर है। अब जो भी कुछ फाइंड किए हुए एडजॉर्प्शन में सारी वैल्यू यहाँ क्या करते हैं तो पुट करते हैं। अब देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या है आपकी नेगेटिव है, ये नेगेटिव रख दो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस जो फाइंड किए हो आप वो क्या आया भाई, ये भी नेगेटिव आया कि नहीं, यहाँ लिख दो डेल्टा एस नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इस नेगेटिव में मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी डेल्टा एस हो जाएगा। अब बताओ ये तो वैसे ही कम है, ये कम है, ये भी कम है, लेकिन ये तो एक्सोथर्मिक है, ये क्या होगा आपका ज्यादा होगा। ये दोनों वैल्यू कम है और ये वैल्यू क्या है आपका ज्यादा है। कहने का मतलब ये ओवरऑल वैल्यू कब तभी बढ़ सकती है जब टेम्परेचर को बढ़ाएं। भाई टी डेल्टा एस को अगर हम बात करें तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डेल्टा एस ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगी आपका इंक्रीज कर जाएगा, रेंडमनेस क्या करेगा आपका इंक्रीज कर जाएगा, तो रेंडमनेस इंक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब आप समझ ही सकते हो कि एडजॉर्प्शन होगा ही नहीं। तो ये दोनों वैल्यू अगर कम है और ये वैल्यू ज्यादा है तो आने वाले डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या आने वाली है भाई, नेगेटिव आने वाली है। सिंपल सी बात, नेगेटिव आने का मतलब है प्रोसेस कैसा हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो एडजॉर्प्शन के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तक डेल्टा जी नेगेटिव नहीं आएगा प्रोसेस फिजिबल होगा ही नहीं, प्रोसेस हो ही नहीं सकता स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब हो ही नहीं रहा है, जीरो हो रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे जितने मॉलिक्यूल एडजॉर्ब कर रहे हैं उतने मॉलिक्यूल डिसॉर्प्शन हो रहा है, जितना एडजॉर्प्शन हो रहा है उतना डिसॉर्प्शन हो रहा है। तो आपका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इक्वल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वो पॉसिबल है, लेकिन अगर हमको एडजॉर्प्शन कराना है तो प्रोसेस कैसा होगा स्पॉन्टेनियस। तो व्हाट आर द थर्मोडायनेमिकल कंडीशन, व्हाट आर द थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट अगर आपसे पूछे, ऑल नेगेटिव में टिक करेंगे हम लोग, और लिखने के लिए आए तब भी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैंने बताया है कि थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट में डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एस नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और सबका मतलब भी समझ में आना चाहिए कि एडजॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक फिनोमिनन। In the adsorption, randomness decrease. Adsorption is a spontaneous process. तो ये आपको टर्मिनोलॉजी बढ़िया से पता होना चाहिए कि एडजॉर्प्शन मेरा कैसा फिनोमिनन है या कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन में रेंडमनेस क्या करता है भाई, रेंडमनेस डिक्रीज करता है, मतलब अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ या सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। और डेल्टा जी नेगेटिव होने का सिंपल मतलब है कि आपका प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। ये तीन बातें होंगी तो एडजॉर्प्शन होगा। इसमें से कुछ भी अगर पॉजिटिव और कुछ और हो जाता है तो एडजॉर्प्शन के फिनोमिनन नहीं होगी। तो होपफुली आज की जो मैंने 40 मिनट की लगभग क्लास ली है वो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास के लिए आप इस चैनल पे अगर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करिए, ताकि और नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको जब नया कोई लेक्चर मिले तो आपको सबसे पहले पता लगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।